हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग 8 एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लास्ट में आपके 50 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन उन टॉपिक्स पर बनाए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू क्या बोलता है कि रिसेंटली अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के सब वेरिएंट, ठीक है, कोविड-19 के सब वेरिएंट को कौन से सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित करा है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ, मतलब कि हमारे जीवन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है, इम्पॉर्टेंस रखता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, JN1, PN1, LT3 या JN2। तो इसका सही आंसर है JN1। इसको रट लो, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि बच्चों को घुमा कर देता है और कोरोना के ऊपर तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा आए हैं एग्ज़ाम में कि आप सबको पता होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि JN1 क्या है। JN1 जो है वो कोरोना, मतलब कि कोविड-19 का जो वायरस था ना, SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 का ही एक वेरिएंट है। अब वेरिएंट क्या होता है? ये होता है, पहले आप समझ लो कि कोविड-19 क्या है। ये एक बीमारी है, ठीक है, डिसीज़ है, और जो SARS-CoV-2 है वो एक वायरस है जो कि कोविड-19 को फैलाता है। ये बच्चे बहुत से इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से सुन लो। अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को थोड़ा बैक में करके देख लो। चलिए पहला हमारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि JN1 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित करा है। अरे अब ये क्या है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है जब कोई भी वायरस, ठीक है, जब कोई भी वायरस अपनी शक्ल, ठीक है, अगर हम वो देखें तो अपने आप को चेंज कर ले, जेनेटिकली उसको चेंज कर ले, ठीक है, चेंज करके अपना नया रूप लिया है। ये समझो कि पहले कोई वायरस था वो ऐसे दिखता था, ठीक है, इस टाइप से दिखता था, लेकिन अब वो क्या हुआ कि उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया और चेंज करके अब वो ऐसा दिखने लग गया, इस टाइप से दिख रहा है। सही है, तो इसकी शक्ल यहाँ पे चेंज हो गई। तो अब क्या होगा कि इसमें जो दवाइयाँ इसमें यूज़ हो रही थी अब वो इस पर अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये चिंता का विषय हमारे लिए बन चुका है, क्योंकि दवाइयाँ जो बनी थी वो इसके लिए बनी थी, अब इस पर वो यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। और ऐसा करने पर क्या होता है, ये जो वायरस है जिसने अपना शक्ल चेंज करी है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, जल्दी ट्रांसमिट होता है कि इस इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी से, अगर इसको हो गया है ना ये बीमारी तो इसको तुरंत लग जाएगी, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर चौथे को, पाँचवें को, फिर छठे को, इस टाइप से बहुत जल्दी ट्रांसमिट रैपिडली होती है, ठीक है। और इसका जो डिटेक्शन करा जाता है, मतलब कि इसका डिटेक्शन जो हम करेंगे वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल पहले ऐसी थी, अब शक्ल इसने अपनी चेंज कर ली है, कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। इसलिए WHO ने क्या बोला है कि ये जो है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है, अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। हमने समझा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। जब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली बात होती है, ये चिंता का विषय बन जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को क्विक स्टेप्स लेने होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने जल्दी से कोई भी कदम नहीं उठाए ना तो ये पूरे देश में फैलकर बहुत सारी मोर्टेलिटी कर सकता है, मतलब डेथ के लिए हमारे लिए एक घातक साबित हो सकता है। ये हो गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? जब कोई वायरस ने अपना रूप चेंज करके दूसरा रूप ले लिया है और लोगों में वो जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है, फैल रहा है, बीमारियां बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने निर्देश जारी करे हैं कि साफ़ सुथरे दोबारा से हाथ धोने स्टार्ट कर दिए जाए, ठीक है, सफाई का ध्यान रखा जाए और मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, ठीक है। मास्क पहनकर ही सबको बाहर निकलना है, बगैर मास्क से बिल्कुल नहीं जाना है, जिससे कि वो जो हमारे पहले कोरोना के टाइम पर हुआ था ऐसे केसेस हमारे देश में ना आए, ठीक है। चलो अभी देखना, इसका जो फर्स्ट केस है वो केरला में मिला है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, फर्स्ट केस इसका केरला में मिला है और डेली बेसिस पे केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, झारखंड में इसके केस आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, साथ में हमारे खुद की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि रिसेंटली अभी हाल ही में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में, ठीक है, हिंदी भाषा में किसने जीता है? राजशेखरन ने, संजीव ने, नीलम शरण गौर ने, ईवी रामकृष्णन ने। यहाँ पे पूछा है हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज में जीता है संजीव ने, ठीक है। और कौन सी किताब के लिए जीता है? उसका नाम है मुझे पहचानो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख इस पे तो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आते ही रहते हैं, ठीक है, मुझे पहचानो। चलिए अब ये देखते हैं, ये जो राजशेखरन जी हैं, इन्होंने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का जीता है, 2023 का जीता है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में? वो लैंग्वेज में जीता है तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। तमिल लैंग्वेज में किसके लिए? देवी भारती के लिए, ठीक है, देवी भारती। संजीव का किसके लिए हुआ? हिंदी के लिए हो गया। और जो नीलम शरण गौर है उनको मिला है इंग्लिश के लिए, और जो ईवी रामकृष्णन है उनको मिला है मलयालम के लिए, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में मिला है। चलिए अब ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं ये 1954 में ये स्टार्ट हुए थे। साथ में ये 24 लैंग्वेज में, मतलब कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें से कि जो 22 भाषाएं हैं वो हमारे जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वां शेड्यूल है संविधान का, उसके अंदर से है। और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, 1000 बार क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आ चुका है। ये हो गया, एक तो एस्टेब्लिश हुआ, 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। दूसरा जो पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड था वो मिला था आर के नारायण जी को। किसके लिए? द गाइड के लिए, ठीक है, द गाइड के लिए। चलिए ये हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं, इसमें से हर एक क्वेश्चन में एमसीक्यू बन के आपके लिए आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच एआई ट्रांसलेशन टूल, ये इंपॉर्टेंट है, वाज यूज्ड ड्यूरिंग पीएम मोदी स्पीच इन वाराणसी। मतलब वाराणसी में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण को विभाजन को पढ़ने के लिए एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करा गया था। तो वो एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? उसका नाम था भाषा आभा भाषिनी या बात। तो क्या नाम था? उसका नाम था भाषिनी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहली बार हमारे देश में यूज़ हुआ है। अब पहले भाषिनी की फुल फॉर्म देखते हैं। तो भाषिनी जो है वो है भाषा, ठीक है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपसे भाषिनी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आप ये इस पर सही टिक मार कराना कि भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। अब चलो ये भाषिनी है क्या? ये भाषिनी ये है कि हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो काशी तमिल संगम, ठीक है, काशी तमिल संगम के दौरान अपना एक भाषण स्पीच दे रहे थे वाराणसी में। अब वो जो स्पीच दे रहे थे वो दे रहे थे हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पर 2 स्टेट के लोग आए हुए थे, एक तो यूपी के और एक तमिलनाडु के, ठीक है। अब हिंदी में दे रहे थे। अब तमिलनाडु के मतलब कि साउथ के लोगों को हिंदी समझ में तो नहीं आती है, तो इसलिए भाषिनी एआई टूल का इस्तेमाल करा गया। जो पीएम मोदी जी जो भी हिंदी में बोल रहे थे वो ट्रांसलेट होके तमिल लैंग्वेज में उन लोगों को समझ में आ रहा था। मतलब पीएम मोदी जी ने बोला कि आप लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, जो मैं हिंदी में बोलूँगा वो आपको तमिल लैंग्वेज में सब कुछ सुनाई दे जाएगा। तो ये है पूरा भाषिनी कैसा काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, मतलब कि विभिन्नताएँ हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी हमारी भाषाएँ बोली जाती हैं हमारे देश में। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मानो कि किसी इंसान ने हिंदी में बात करी, अब सामने वाला इंसान जो है वो हिंदी नहीं जानता लेकिन वो उड़िया जानता है। अब वो भाषिनी क्या करेगी कि इस लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को उड़िया में चेंज कर देगी। तो अलग अलग प्रदेश के लोगों से हमारी बातचीत करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो आसान कर देगी ये भाषिनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविज़न ऑफ एंटी डिफेक्शन। मतलब संविधान के कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल हैं? सेकंड शेड्यूल, मतलब कि दूसरी अनुसूची, 10वां अनुसूची, 5वीं या 8वीं। तो इसका सही आंसर है 10th शेड्यूल।
मतलब कि आप सबको पता होगा कि दल विरोधी कानून, हाँ, अगर आपको दल विरोधी कानून के बारे में और भी जानना है तो हमारे चैनल पे इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आपका अवेलेबल है, आप चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, अब जो दल विरोधी कानून है मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के दौरान आया था और उसको 10th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। चलिए, अब इसको देखते हैं सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या है कि ये भी एक अनुसूची है जहाँ पर कि जैसे कि प्रेसिडेंट है और गवर्नर हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राज्यसभा के या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली और मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा यहाँ पे विधान परिषद और लोकसभा के, और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और CAG, ठीक है, इन सब की जितनी भी अमोल्यूमेंट्स मतलब कि सुख सुविधाएं, ठीक है, उनको क्या मिलनी चाहिए, ठीक है, क्या अलावेंस होनी चाहिए और क्या क्या प्रिविलेज मिलनी चाहिए, वो सारा का सारे में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सेकंड शेड्यूल में कही गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है 5th शेड्यूल, ठीक है, 5वीं अनुसूची। 5वीं सूची में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे प्रावधान है किससे रिलेटेड, जो शेड्यूल एरियाज जो हैं, ठीक है, शेड्यूल एरिया जो हैं, ठीक है, शेड्यूल एरिया को कैसे एडमिनिस्टर्ड करना है, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, तो यहाँ पे बात है शेड्यूल एरिया की। और जो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब शुरुआत में ओरिजिनली यहाँ पर 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में इसमें 8 और ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल कितनी हुई, 22 हुई। अब जो ये 8 ऐड करी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कि संविधानिक संशोधन के द्वारा इसको ऐड करा गया है। चलिए, ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन की। अगर आपको ये तो है हमारी MCQ की सीरीज़ करंट अफेयर की, ठीक है, अगर आपको पॉलिटी की भी देखनी है तो हमारे चैनल पर ये MCQs की सीरीज़ चल रही है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पर मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है, ठीक है, और ईयरली भी है। 2023 के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि 2 वीडियोज़ में है, नंबर 1 नंबर 2 में आपको अवेलेबल है। और साथ में जो हिंदी मीडियम के मतलब कि हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं हमने उनके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ईयरली वीडियो बना रखी है, 2023 की आपको मिल जाएगी। और अगर आपको खेलों के बारे में जानना है कि पूरे साल में क्या क्या खेलों में हुआ, क्या स्पोर्ट्स में कौन कौन से इवेंट रहे, तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना है, क्योंकि ट्रिक से पढ़ना भी बच्चों को याद रह जाता है, ठीक है, इजी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं करते हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ में अगर आप आंसर राइटिंग देखना चाहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या चल रहे हैं और क्या क्या आने की संभावना है, वो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, उसकी भी सीरीज़ चल रही है। आप जाके हमारे चैनल में अंदर जाइए और उनका हेल्प, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विन्स एन अवार्ड ऑफ यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल, ठीक है, प्रिक्स वर्साइल मतलब कि कौन से इंडिया का जो हवाई अड्डा है उसको यूनेस्को के 2023 का प्रिक्स वर्साइल पुरस्कार जीता है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु का हवाई अड्डा है जिसका नाम है कैंपेनगौड़ा, ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एक टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल 2, उसको ये अवार्ड मिला है। अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ है कि ये जो हवाई अड्डा है ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बन चुका है। मतलब कि पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे सुंदर एयरपोर्ट ये बन चुका है, ठीक है। अब ये इसको चूज़ कैसे करते हैं, अभी जो प्रिक्सेल वर्साइल है ये रिकॉग्नाइज करती है, ये देखती है कि किस तरीके से इनोवेशन काम करा गया है, इनोवेटिव काम क्या करा गया है, यहाँ पर किस टाइप की क्रिएटिविटी है, क्या यहाँ पर लोकल हेरिटेज रिफ्लेक्ट कर रही है, और साथ में क्या यहाँ पे एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है,
ये सारी बातें देखकर ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमारा जो बेंगलुरु का जो हमारा हवाई अड्डा है, इसने इन सब का ध्यान रखा है। अब कैसे रखा है? क्योंकि इस हवाई अड्डे ने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करा है, मतलब कार्बन एमिशन को इसने कम करा है। साथ में जो भी प्लांट बेस्ड फिल्टर हैं वो लगाए हैं बहुत, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इसने बैम्बू का मतलब होता है बांस, ठीक है, बांस का यूज़ करके पूरे हवाई अड्डे को सजाया है। तो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हो गया, क्रिएटिविटी हो गई और लोकल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए बेंगलुरु के एयरपोर्ट को यूनेस्को का 2023 का प्रिक्स वर्सेल अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नामदफा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये नामदफा टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, नामदफा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि नागालैंड सिक्किम में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में है। साथ में एक तो नामदफा टाइगर रिजर्व और एक पक्के टाइगर रिजर्व भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ना, वो नामदफा स्क्वैरल्स, फ्लाइंग स्क्वैरल्स, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वैरल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब जाना जाता है यहाँ पर, ठीक है, मशहूर है। लेकिन 42 साल से, पिछले 42 साल से ये स्क्वैरल्स देखी नहीं गई थी। तो ये ऐसा सोचा जा रहा था कि कहीं एक्सटिंक्ट तो नहीं होगी, विलुप्त तो नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी फ़िलहाल इसको देखा गया है नामदफा टाइगर रिजर्व में। तो इससे पता पड़ता है कि हाँ ये विलुप्त नहीं हुई हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है। अब इन स्क्वैरल्स के बारे में अगर देखा जाए तो IUCN में स्क्वैरल्स का मतलब हो गया गिलहरियाँ, ठीक है। अब IUCN में ये क्रिटिकली एंडेंजर की लिस्ट में है, मतलब ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इनको संरक्षण करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि ऐसी प्रजाति हमारे देश से विलुप्त ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस रखती हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। चलिए, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अगर ऐसी चीज़ें विलुप्त हो गई तो बायोडाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, और फूड चेन भी हमारी ख़राब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और ओमान के बारे में पूछा गया है कि इंडिया और ओमान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? अल नजहा, हैंड इन हैंड, नोमैटिक एलिफेंट या फिर सूर्य किरण? तो वो होती है अल नजहा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब ओमान यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ये इंडिया है, ओमान है, इन दोनों के बीच में अल नजहा मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और जो हैंड इन हैंड है वो चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में है। चलिए, नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच में है? वो है मंगोलिया और इंडिया के बीच में है। और सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि रिसेंटली अभी सी बकथॉर्न, ठीक है, सी बकथॉर्न को GI टैग मिला है। ये कौन से स्टेट में, मतलब कि भारत के किस राज्य के सी बकथॉर्न को GI टैग मिला है? GI टैग का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन खुद बता रहा है कि एक ज्योग्राफी मतलब कि एक भौगोलिक संरचना, मतलब कि एक भौगोलिक क्षेत्र में ही ये चीज़ पैदा होती है। तो ये बताता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये कौन से राज्यों में उगता है? गुजरात, उड़ीसा, लद्दाख या कश्मीर? तो ये उगता है लद्दाख में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो लद्दाख में यहाँ से यहाँ पर उगता है ये सी बकथॉर्न। चलिए अब ये देख लेते हैं कि सी बकथॉर्न है क्या। अभी जो सी बकथॉर्न है ना, ये छोटी छोटी बेरियाँ सी हैं, ठीक है, ऐसी छोटी बेरियाँ हैं जो कि ऑरेंज मतलब कि संतरी कलर की होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बेरियाँ हैं जो कि संतरी कलर की हैं। अब इसमें विटामिन सी जो है ना उसकी भरपूर मात्रा है, विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा है। और ये हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, मतलब कि जो हिमालय का रीजन है ना, हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। और इसको लद्दाख का गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, लद्दाख का गोल्ड। अगर आपके एग्ज़ाम में सी बकथॉर्न नहीं आता है तो अगर लद्दाख गोल्ड आता है तो इसका नाम
यही है लद्दाख और साथ में ये दवाइयों में भी यूज़ होती है, मेडिसिन में यूज़ होती है। और ये इतनी ज़्यादा टॉलरेट हो लद्दाख का गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि -43 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, मतलब माइनस के टेम्परेचर से लेकर गर्मी तक के टेम्परेचर को ये सहन कर जाती है, टॉलरेट कर जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, और ये तो बात हुई हमारे सी बकथॉर्न की कि सी बकथॉर्न था क्या, मतलब है क्या सी बकथॉर्न। अब जो जीआई टैग होता है ये एक ऐसा जीआई टैग का मतलब क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसे एरिया में उगने वाली कोई भी चीज़ जो कि उसी एरिया में उगती है और उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी जो इंडिकेशन होता है ये पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं दिया जाता, इसको 10 साल के लिए ही दिया जाता है। अब 10 साल के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और हमारे देश का पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-2005 में इसमें मिला था। चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट है इन 8 क्वेश्चंस में थे वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।